हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं विवेक कुमार रोजाना की तरह लेकर उपस्थित हूँ 2 डेज करंट अफेयर्स जी के एमसीक्यूज। आज 9 जून 2020 वार मंगलवार के करंट अफेयर की हम बात करते हैं। साथियों, आज का करंट अफेयर शुरू करने से पहले हम बात करते हैं कल के हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर की। तो लास्ट डे जो क्वेश्चन ऑफ द डे था वो क्या था कि दक्षिणी एशिया की पहली सीमा पार जाने वाली पेट्रोलियम उत्पादों की पाइपलाइन की कुल लंबाई कितनी है। ऑप्शन ए 52 किलोमीटर, ऑप्शन बी 61 किलोमीटर, ऑप्शन सी 69 किलोमीटर और ऑप्शन डी 78 किलोमीटर। तो मेरे प्यारे साथियों, दक्षिणी एशिया की पहली सीमा पार जाने वाली पेट्रोलियम उत्पादों की पाइपलाइन की लंबाई कितनी है? 69 किलोमीटर। ऑप्शन सी राइट आंसर था कल के हमारे क्वेश्चन का। साथियों, बात की जाए इस पाइपलाइन की, तो यह जो पाइपलाइन है इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत किया। और यह पाइपलाइन बिहार से नेपाल यानी कि भारत से नेपाल तक जाएगी। इस पाइपलाइन के बारे में थोड़ा सा और बात की जाए तो 69 किलोमीटर लंबी मोतीहारी अमलेखगंज पाइपलाइन दक्षिण एशिया की पहली सीमा पार जाने वाली पेट्रोलियम उत्पादों की पाइपलाइन है। और यह पाइपलाइन बिहार के मोतीहारी से नेपाल के अमलेखगंज को जोड़ती है। और इस पाइपलाइन की क्षमता 2 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या बात करने से पहले बात करते हैं आज के मोटिवेशनल कोट्स की। साथियों, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता। जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट तब तक कोई पत्थर भी लोगों के लिए भगवान नहीं होता। और इसी मोटिवेशन के साथ शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स जी के क्वेश्चन संख्या फर्स्ट से। हर साल विश्व स्तर पर विश्व महासागर दिवस वर्ल्ड ओशियन डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 जून को, ऑप्शन बी 5 जून को, ऑप्शन सी 8 जून को और ऑप्शन डी 11 जून को। तो मेरे साथियों, हर वर्ष विश्व महासागर दिवस यानी कि वर्ल्ड ओशियन डे कब मनाया जाता है? 8 जून को। ऑप्शन सी राइट आंसर, 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे मनाया जाता है। इस बार जो 2020 में वर्ल्ड ओशियन डे है, इसका थीम क्या है? थीम है इनोवेशन फॉर ए सस्टेनेबल ओशियन। और यह दिन हमारे जीवन में महासागर के महत्व और उनके संरक्षण के लिए जरूरी प्रयासों के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। साथियों, इस दिन का जो मुख्य उद्देश्य है लोगों को समुद्र पर मानव कार्यों के प्रभाव की सामान्य जानकारी देना, महासागरों के लिए नागरिकों के विश्वव्यापी अभियान को चलाना और दुनिया के महासागरों के स्थायी प्रबंधन के लिए एक परियोजना पर दुनिया की आबादी को जुटाना और एकजुट करना है। नवाचार नवीनतम प्रयासों, विचारों या उत्पादों की शुरुआत से संबंधित एक गतिशील शब्द है जो मौलिक रूप से आशा से भरा हुआ है। और हमारी आशा क्या है कि जितना हो सके, जितना ज़्यादा से ज़्यादा समुद्रों को बचाया जाए। बात करते हैं विश्व महासागरीय दिवस के इतिहास की, तो ये कनाडा सरकार ने वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुई अर्थ समिट में विश्व महासागर दिवस की अवधारणा का प्रस्ताव रखा था। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आधिकारिक रूप से विश्व महासागर दिवस की शुरुआत 2008 में की गई, ताकि 8 जून को दुनिया भर में महासागरों से संबंधित मुद्दों को हल करने और समुद्र के पानी को बचाने के लिए भी वार्षिक रूप से मनाया जा सके। इस तरह द ओशन प्रोजेक्ट और वर्ल्ड ओशन नेटवर्क के सहयोग से इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक वर्ष 8 जून को विश्व महासागरीय दिवस यानी कि वर्ल्ड ओशियन डे मनाया जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 2। किस स्थान की 13 वर्षीय लड़की एम नेत्रा को संयुक्त राष्ट्र के विकास और शांति संघ यानी कि यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस द्वारा गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए केरल की, ऑप्शन बी तमिलनाडु की, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश की और ऑप्शन डी गुजरात की। मेरे प्यारे साथियों, एक 13 साल की बच्ची थी जिन्होंने कोरोना वायरस महामारी के चलते अपने बचाए हुए पैसे से, जो कि एक सैलून का मालिक था, उसकी बच्ची थी, उन्होंने अपने बचाए पैसे से गरीबों की सहायता की। इसके चलते UNADAP ने उसे गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर के रूप में नियुक्त किया है। और उन बच्ची का नाम है एम नेत्रा। और एम नेत्रा कहाँ की रहने वाली है? तमिलनाडु की। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, तमिलनाडु। साथियों, एम नेत्रा के लिए बात की जाए तो UNDAP ने कहा कि नेत्रा को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र UN सम्मेलनों में बोलने का अवसर दिया जाएगा
और वह जेनेवा में सिविल सोसाइटी फोरम और सम्मेलनों को संबोधित करेगी। इस बच्चे की बात की जाए तो डिक्सन स्कॉलरशिप ने नेत्रा को 1 लाख रुपए की छात्रवृत्ति राशि से सम्मानित किया है। बता दें इसके लिए क्यों किया है कि नेत्रा की शिक्षा और भविष्य में उसे सिविल सेवा में प्रवेश दिलाने के लिए उसके पिता ने 5 लाख रुपए बचाए थे और ये 5 लाख रुपए इस 13 वर्षीय बच्ची ने लॉकडाउन के दौरान गरीबों को आवश्यक वस्तुएं मुहैया कराने के लिए खर्च कर दिए थे। उनकी इस प्रकार की लगन और मेहनत देखकर UNADP ने उन्हें सम्मानित किया और उन्हें गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 3, निम्न में से किसने अंतरिक्ष सिचुएशनल अवेयरनेस SSA और एस्ट्रोफिजिक्स के क्षेत्र में सहयोग के लिए आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंसेज अराइज के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए इसरो, ऑप्शन बी DRDO, ऑप्शन सी HAL और ऑप्शन डी पार्क। तो मेरे साथियों, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंसेज अराइज के साथ समझौता किसने किया है? वो क्या है? इसरो ने। इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। साथियों, बात की जाए तो यह समझौता भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अंतरिक्ष सिचुएशन अवेयरनेस SSA और एस्ट्रोफिजिक्स के क्षेत्र में सहयोग के लिए आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंसेज अराइज के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह जो MOU है, यह MOU अंतरिक्ष ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग, अंतरिक्ष मौसम, खगोल भौतिकी और नियर अर्थ ऑब्जेक्ट यानी कि NEO में अनुसंधान और विकास अध्ययनों के लिए ऑप्टिकल टेलीस्कोप अवलोकन सुविधाओं की स्थापना में इसरो और अराइज के बीच भविष्य के सहयोग के लिए योजना तैयार करेगा। इस MOU जो है, इसका मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष के मलबे के संयुग्मन खतरों से अंतरिक्ष परिसंपत्तियों की ढाल तैयार करना और खगोल भौतिकी, सौर विज्ञान और अंतरिक्ष वातावरण के R&D, भविष्य के अंतरिक्ष अन्वेषण परियोजना और भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रगति की कुंजी के लिए आधार तैयार करना है। बात की जाए इसरो की, तो इसरो के अध्यक्ष या निदेशक कौन है? के सिवान। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसकी स्थापना वर्ष 1969 में हुई थी। और अराइज की बात की जाए तो अराइज, जिसको कि आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंसेज कहा जाता है, इसकी स्थापना 20 अप्रैल 1954 को हुई थी और इसका मुख्यालय उत्तराखंड के नैनीताल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 4, किसे रोमानिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए राजीव टोपान, ऑप्शन बी राहुल श्रीवास्तव, ऑप्शन सी आशीष खेतान और ऑप्शन डी सुखविंदर सिंह। तो मेरे साथियों, रोमानिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया है राहुल श्रीवास्तव को। ऑप्शन बी राइट आंसर है, राहुल श्रीवास्तव को रोमानिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। राहुल श्रीवास्तव जो हैं रोमानिया में के वर्तमान जो राजदूत है भारत के थांगलुरा दारलोंग का स्थान लेंगे। इनकी बात की जाए तो राहुल श्रीवास्तव वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत है और वे वर्ष 1999 बैच के IFS अधिकारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 5, मोनिका कपिल मोहता को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए रोमानिया, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड और ऑप्शन डी ओमान। तो साथियों मेरे, मोनिका कपिल मोहता, जिनको कि भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है और उन्हें नियुक्त किया गया स्विट्जरलैंड में। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका, स्विट्जरलैंड। मोनिका कपिल मोहता जो है वो किसका स्थान लेंगी? ये स्थान लेगी CB जॉर्ज का। और CB जॉर्ज को अभी किसका राजदूत के रूप, कुवैत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। मोनिका कपिल मोहता वर्तमान में स्वीडन में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत है और वर्ष 1985 बैच की IFS अधिकारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 6, G20 के सदस्य देशों ने कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक सहायता राशि देने की प्रतिबद्धता जताई है? ऑप्शन ए 10 बिलियन, ऑप्शन बी 13 बिलियन, ऑप्शन सी 17 बिलियन, ऑप्शन डी 21 बिलियन। तो मेरे साथियों, G20 के जो सदस्य हैं उन्होंने कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की सहायता दर्शाई है? 21। ऑप्शन डी राइट आंसर, 21 बिलियन अमेरिकी डॉलर। और इस समूह ने वैश्विक स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए यह प्रतिबद्धता जताई है। इसके अलावा G20 के नेताओं ने विश्व बैंक
और अन्य जो बैठकें की और बैठकें करने के बाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से भी अपील की है कि वे सभी साधनों का पूरी तरह से उपयोग करके देशों की हर प्रकार से सहायता करें। बात की जाए G20 सदस्यों की, तो G20 सदस्य समूह अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है और जो हर महाद्वीप के विकसित और विकासशील दोनों देशों के नेताओं को एक मंच पर राहत लाता है। G20 समूह के सदस्य देश कौन कौन से? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया गणराज्य, तुर्की, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ है। यानी कि टोटल कितने देश है? 20 देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 7, कन्नड़ अभिनेता चिरंजीवी सर्जा का निधन हो गया है। उन्होंने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत किस फिल्म से की थी? ऑप्शन ए वायुपुत्र, ऑप्शन बी खाकी, ऑप्शन सी समहारा और ऑप्शन डी आद्या। तो कन्नड़ अभिनेता चिरंजीवी सर्जा का निधन हो गया है और उन्होंने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत की थी वायुपुत्र फिल्म से। ऑप्शन ए राइट आंसर है, वायुपुत्र फिल्म। साथियों, इनके बारे में बात की जाए तो चिरंजीवी सर्जा ने समहारा, आद्या, खाकी, सिंगा ना, अम्मा, लव यू, आई लव यू, प्रेमा ब्रा, दनादन, दशनोम और वरदान न्याक्का जैसी फिल्मों में अभिनय किया और उनकी आखिरी फिल्म एक्शन फिल्म थी जो कि ड्रामा शिवा अर्जुना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 8, विश्व तीरंदाजी फील्ड चैंपियनशिप प्रतियोगिता कहाँ आयोजित किया जाना है जिसे कोविड-19 महामारी के कारण वर्ष 2022 तक के लिए स्थगित किया गया है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी ब्राज़ील और ऑप्शन डी अमेरिका। तो मेरे प्यारे साथियों, जो विश्व तीरंदाजी फील्ड चैंपियनशिप प्रतियोगिता को कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया 2022 तक और इसे कहाँ आयोजित होना था? अमेरिका में। ऑप्शन डी राइट आंसर है इसका, अमेरिका। यह जो प्रतियोगिता है, इस प्रतियोगिता की बात की जाए तो प्रतियोगिता का आयोजन सितंबर 2020 में अमेरिका के यांगटन के NFA तीरंदाजी केंद्र में होना था और यह तीरंदाजी केंद्र सुविधा का सबसे बड़ा केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 9, विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले अमेरिका के किस पहले पुरुष जिम्नास्ट का निधन हो गया है? ऑप्शन ए कुर्ट थॉमस, ऑप्शन बी विताली सेर्बो, ऑप्शन सी जेड कारे और ऑप्शन डी एंडिगो थोबे। तो मेरे प्यारे साथियों, विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले अमेरिका के जो पुरुष जिम्नास्ट हैं कुर्ट थॉमस, उनका निधन हो गया है। ऑप्शन ए राइट आंसर, कुर्ट थॉमस। कुर्ट थॉमस की लिए बात की जाए तो कुर्ट थॉमस 64 साल के थे और थॉमस ने साल 1976 के मॉन्ट्रियल ओलंपिक में भाग लेने के बाद साल 1978 में फ्रांस के स्ट्रासबर्ग में खेली गई विश्व चैंपियनशिप में फ्लोर एक्सरसाइज में स्वर्ण पदक जीता था। इस तरह से वह जिम्नास्टिक विश्व चैंपियनशिप में सोने का तमगा जीतने वाले पहले अमेरिकी बने थे। कौन? कुर्ट थॉमस। और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 10 की निम्नलिखित में से कौन रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय बने? ऑप्शन ए जावेद अख्तर, ऑप्शन बी अन्ना हजारे, ऑप्शन सी अमिताभ बच्चन और ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी। तो बॉलीवुड के मशहूर गीतकार जावेद अख्तर को रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए राइट आंसर, जावेद अख्तर। जावेद अख्तर को यह पुरस्कार जो मिला है यानी कि रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार, इस पुरस्कार को पाने वाले जावेद अख्तर पहले इंसान हैं भारत के। उन्हें यह अवार्ड तर्कसंगत विचार, धर्मनिरपेक्षता, मानव विकास और मानवीय मूल्यों को अहमियत देने के चलते मिला है। चाहे सोशल मीडिया हो या विभिन्न शहरों में आयोजित सत्र, CA, इस्लामोफोबिया, सभी विषयों पर जावेद अख्तर ने अपने विचार रखे। जावेद अख्तर सीता और गीता, जंजीर, दीवान और शोले जैसी फिल्मों की कहानी, पटकथा और संवाद लिखने के लिए प्रसिद्ध है और उन्हें इसके अलावा अब तक फिल्म फेयर पुरस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और पद्म भूषण जैसे कई सम्मान से भी नवाजा जा चुका है। तो साथियों, ये था आज का करंट अफेयर्स जीके और अब हम बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के। आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे कि गृह मंत्रालय ने सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत किस देश से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों को सुदृढ़ करने के लिए हेतु नए दिशा निर्देश जारी किए हैं? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी चीन और ऑप्शन डी बांग्लादेश। और मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मुझे आपके आंसर का इंतजार रहेगा। साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो
तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आंसर कमेंट कीजिए, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल यूवी कंप्यूटर साइंस को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।